गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भारत पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, उस वजह से भारत की जो सरकार है उसने ये नोटिस किया है कि कुछ सेक्टर्स के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेक्सटाइल सेक्टर, ऑर्गेनिक, केमिकल, मशीनरी। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन सेक्टर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा यूएस के टैरिफ्स की वजह से, उस इम्पैक्ट को हम किसी तरह से कम कर पाएं। एंड इसी वजह से इस बार के बजट के अंदर हमने जो एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान हम लेकर आए थे, उसमें हम कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं, ताकि कोशिश ये करी जाए कि कम से कम इम्पैक्ट आए यूएस टैरिफ का। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार कोशिश करेगी कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए आराम से लोन वगैरह, क्रेडिट एक्सेस वगैरह मिल जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो छोटे एंटरप्राइज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए तेजी से क्लियरेंस मिल जाए, उनके एक्सपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स को उतनी दिक्कत ना आए। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स या कुछ एक चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ताकि परेशानी कम से कम हो एंड हम अभी भी डिस्पाइट द यूएस टैरिफ्स हम यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा अच्छे से होता रहे। ये यहाँ पे सरकार का फोकस रहने जा रहा है। अब क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे, वो आने वाले समय पता लगेंगे, बट रफ आइडिया हमें यहाँ पे इसका मिल चुका है। दोस्तों, डेट है आज की 14 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आज़ादी का समय है, राइट, एंड इसी मौके के ऊपर हमारी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम की तरफ से आपको सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 67% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर ऑफर है इसका आप इस्तेमाल करें। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी कोर्सेज के लिंक्स दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अलग अलग सिटीज़ के अंदर हमारे कोर्सेज रन होते हैं, तो उनका पार्ट भी आप बन सकते हैं। एंड सारे ऑफलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 50% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप हमें इस नंबर 9920613613 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सारे बैचेस आपके सीटीआर मॉडल के बेसिस के ऊपर यहाँ पे वर्क करते हैं। लास्टली दोस्तों, चंडीगढ़ में हमारा जो सेंटर है वो ओपन होने जा रहा है एंड इसी मौके के ऊपर हमारा यूपीएससी सेमिनार भी है 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे। तो यूपीएससी की तैयारी की तरफ ये आपका पहला कदम हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इस सेमिनार में जुड़िएगा। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे कमेंट में मैंने दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप फॉर्म फिल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो यूपीएससी के बारे में ही करना है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी के 100 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी जो फॉर्म हुआ था वो लगभग 1926 1926 में हुआ था। तो अगला साल जो होगा 2026, वहां पर इसके 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। वैसे आप लोगों को पता है, बट स्टिल लेट्स अस डिस्कस इन अ लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल। देखो, आप लोग जानते होंगे कि जब हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, तो बी आर अम्बेडकर जी ने ना 4 चीज़ों को बुलवॉक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। उसमें उन्होंने बात करी थी, एक था आपका कैग, उसके अलावा उन्होंने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट, तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड चौथा उन्होंने बात करी थी यूपीएससी। कि ये 4 ऐसी ऑफिसेज या ऐसी पोजीशंस हैं जो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी डेमोक्रेसी को यहाँ पे मेंटेन रखेंगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हैं ये। तो यूपीएससी भी उनमें से ही आपको एक देखने को मिल जाएगा। ये एक आपकी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आपके संविधान के पार्ट 14 में है, इन द आर्टिकल 315 टू 323। देश भर के अंदर जैसे आपके ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए और जो ग्रुप बी होता है, उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना यूपीएससी की जिम्मेदारी है। बात इसकी हिस्ट्री की करें तो दरअसल में जब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, आप लोगों को ना कमेंट से मुझे बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और पॉपुलर नाम इसका क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ये जो एक्ट था 1919 का, इसके माध्यम से हुआ एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1926 को। उस समय इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। और इसके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी ना, वो ली कमीशन ने यहाँ पे दी थी। फिर बाद में आप नोटिस कर पाओगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, फिर ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाता है 1937 के अंदर। आज़ादी के बाद इसका नाम फिर कर दिया जाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कुछ बातें हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप नोटिस करते हैं कि यूपीएससी के अंदर आपको एक चेयरमैन एंड बाकी और मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं।
कम से कम आधे ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल का ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट के अंतर्गत उन्होंने होल्ड किया हो। जो भी यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं या फिर जो मेंबर बनते हैं वो 6 साल या फिर अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स यहाँ पे होल्ड करते हैं। बाकी रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे रेजिग्नेशन सबमिट किया जा सकता है। अगर मेंबर्स को रिमूवल करना हो तो उसके लिए अलग अलग ग्राउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी हो गया। अगर मान लीजिए उन्होंने कहीं और पे पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटी कर ली है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए वो काम करने लग गए, तो वो एक चीज़ हो गया। इसके अलावा इन्फर्मिटी यानी कि फिजिकल और मेंटल तरह से, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर वो मिसबिहेव करते हैं तब भी उनको यहाँ पे रिमूवल यहाँ पे पॉसिबल है। तो काम इनका वही है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे आपके इंटरव्यूज होते हैं, बाकी प्रमोशंस के लिए अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये यूपीएससी देखता है। बाकी कुछ रूल्स वगैरह बदलने हों, डिसिप्लिनरी केसेस को हैंडल करना हो गया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पूजा खेड़कर जैसे केसेस होंगे तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी इश्यूज को हैंडल करना वो भी इनकी जिम्मेदारी है। बाकी सरकार को एडवाइस करना, कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वो सारे काम भी यूपीएससी देखता है। बाकी इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं दे आर चार्ज्ड, यानी कि इनके ऊपर वोट नहीं होता ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ यूपीएससी हर साल प्रेसिडेंट जी को एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कैसा उन्होंने काम किया। आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं ना, वो यहाँ पे इनएलिजिबल होते हैं फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट। वो और यहाँ पे रोजगार यहाँ पे नहीं ले सकते अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर लीविंग द यूपीएससी। बाकी रही बात जो अन्य यूपीएससी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या स्टेट पीएससी वो अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट जॉब वहां पे उनके लिए एलिजिबल वो नहीं होते। तो ये कुछ बातें थी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज योर यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है, फिर थोड़ा रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। दरअसल ना जैसे नोबेल प्राइज मिलता है हमें अलग अलग चीज़ों के लिए, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट, उसी तरह से एक प्राइज होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड उसका नाम है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। कोई पर्टिकुलर ग्रुप, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई गांव के लोग बहुत अच्छा काम करें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब ये वैसा ही है जैसा उन बाकी चीजों के लिए नोबेल प्राइज है, तो इसीलिए कई बार इसको बायोडाइवर्सिटी के लिए नोबेल प्राइज मान लिया जाता है कि इतना ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। तो यूएनडीपी यहाँ पे इसको देता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बाइनियल है। बाइनियल मतलब 2 साल में ये एक बार आता है। कम्युनिटी लेड एफर्ट्स को यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव के अंदर किसी कम्युनिटी ने बहुत अच्छा काम किया, इंडिजीनियस पीपल ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और कम से कम 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड बीइंग, कोई भी इस तरह से लाइफ अंडर वाटर, कोई भी इस तरह से 2 से ज़्यादा एसडीजी के लिए वो काम करते हैं नेचर के लिए, तो वहाँ पे हमें ये अवार्ड देखने को मिल जाएगा। और इनकी जो प्राइज मनी होती है वो $10,000 आपको देखने को मिल जाएगी। इस बार की जो थीम है वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन है एंड कम से कम 3 साल से ये इनका जो इनिशिएटिव है वो चलता हुआ आना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सोल्यूशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के लिए यूएनडीपी ने 2002 में ये इक्वेटर इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। डिस्कस दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार आपका ये जो अवार्ड मिला है ना, वो दरअसल में कर्नाटका में जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक गांव है तीर्था विलेज, वहां पर एक आपको एसएचजी देखने को मिलेगा, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज योर बीबी फातिमा एसएचजी। इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। अब क्वेश्चन ये आएगा इन्होंने ऐसा क्या किया। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने नेचुरल फार्मिंग के मेथड्स अडॉप्ट किए, ठीक है। रेन फेड मेथड्स जैसे इन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किए। इसके अलावा मिलेट्स जो होते हैं आपके ज्वार, बाजरा, रागी, उनकी मिक्स्ड क्रॉपिंग करी, उससे फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बेहतर हो पाई। कम्युनिटी ने अपने एंड पे जो सीड बैंक्स थे उनको एस्टेब्लिश किया ताकि इस तरह की जो इंडिजिनियस वैरायटीज है उनको प्रिजर्व कर पाएं। सोलर पावर्ड इन्होंने अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए, कहीं ना कहीं चीज़ों की प्रोसेसिंग भी हुई, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, वो सारे काम इन्होंने किए। तो इस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस वजह से यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड इसको ही हम नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। अगला दोस्तों हमारे सामने जो टॉपिक है वो ईस्टर आइलैंड के रिगार्डिंग है। थोड़ा क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझिएगा, दिस इज योर ईस्टर आइलैंड, ये आपको पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब नोटिस ये करना, ये है भले ही पैसिफिक ओशन में पर ये चिली कंट्री का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
बाकी ये पॉलिनेशियल ट्रायंगल का हिस्सा है जिसमें हवाई, न्यूजीलैंड और आपको ईस्टर आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे पॉलिनेशियल पीपल रहते हैं, राइट। इसको ना रापा नुई के नाम से भी जानते हैं इस ईस्टर आइलैंड को, इसका इंडिजिनियस नाम यही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में देखो फिर से वही बात है कि सबमर्जेंस हो सकती है इस चीज की, सी लेवल जितना बढ़ रहा है ना, हो सकता है एक दिन ईस्टर आइलैंड 2080 तक खत्म ही हो जाए। अब क्वेश्चन आता है क्या ईस्टर आइलैंड इतना ज्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट है? आंसर इज यस। मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ना, हो सकता है ना, ये इस तरह के स्टैचूज देखे हों। बहुत बार सोशल मीडिया के ऊपर आपको इस तरह से ये स्टैचूज देखने को मिल जाते हैं। ये मोआई स्टैचूज हैं। ये दरअसल में ईस्टर आइलैंड के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड अपने आप में ना, ये जो आपका ईस्टर आइलैंड है, राइट, इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है। तो आप क्लियरली समझ पाओगे जो यहाँ पे आपका रापा नुई नेशनल पार्क है ना, ठीक है, जिसमें आपके इस तरह से आपके ज्यादातर आइलैंड्स हैं, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये जो आपके स्टैचूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर हैं पूरी दुनिया की। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे लोकल लोग थे, रापा नुई पीपल, उन्होंने ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टैचूज को कार्व किया था 13 से 15 16 सेंचुरी के बीच के अंदर। एंड ऐसा माना जाता है कि ये उनके एंसेस्टर्स थे, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं चीफ थे उनके, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स थे, उनको यहाँ पे इस तरह से कार्विंग करी गई, जो एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल सिंबल का हमें हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है। अब ज्यादातर आप इन स्टैचूज में बात करेंगे ना, इनके हेड थोड़े ज्यादा बड़े आपको देखने को मिल जाएंगे एज कंपेयर टू देयर बॉडीज। बाकी इनके जो ईयर्स होते हैं वो थोड़े इलोंगेटेड, थोड़े लंबे ईयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब ये कैसे मूव किए, बहुत ज्यादा इसके रिगार्डिंग मिस्ट्री है कि कैसे आइलैंड के क्रॉस इनको यहाँ पे मूव किया गया होगा, राइट। तो वो थोड़ा मिस्ट्री इसके रिगार्डिंग रहती है, बट ठीक है, दैट इज समथिंग जो कि हमें पता होना चाहिए। तो अगर कल को दोस्तों इस तरह से अगर सी लेवल राइज करता है, तो हो सकता है हमारे पास 2080 के बाद ये स्टैचूज खत्म ही हो जाए, ठीक है ना। तो आइलैंड पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे इस तरह से पाए जाते हैं इस तरह के स्टैचूज, इनको ठीक है ना। तो ये स्टोन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिनको अनु के नाम से भी हम जानते हैं, आहू के नाम से, वो स्टैचूज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट आपको यहाँ पे ईस्ट आइलैंड में देखने को मिल जाएगा। एंड दीज आर वॉल्केनिक आइलैंड, एंड यहाँ पे रॉकी लावा कवर टेरेन आपको देखने को मिल जाता है। तो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग ईस्टर आइलैंड। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्पाइस्ड स्कीम के बारे में है। देखो स्पाइस वर्ड जो आता है ना, वो मसालों से आता है। तो दरअसल में जो स्कीम है ना, ये भी कहीं ना कहीं मसालों के साथ ही लिंक करती है। दरअसल में 2023-24 में हमने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, स्पाइस स्कीम। एंड ये चलेगी 2025-26 तक। अब ये स्पाइस की भी ना फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंड स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। इसी का मतलब है स्पाइस स्कीम। अब हम चाहते हैं अपने मिसालों को, उनमें वैल्यू एडिशन अच्छी हो, उनको हम एक्सपोर्ट कर पाएं, पोस्ट हार्वेस्ट उनकी क्वालिटी अच्छी हो। एंड कई कई जगह के ऊपर हम इनको जीआई टैग्स दें, ताकि मतलब जो एक जगह के फेमस मसाले हैं, उनका बेनिफिट वहाँ के लोकल लोगों को मिल पाए। इसीलिए हमारी ये स्पाइस स्कीम है। तो टोटल इस पर्टिकुलर स्कीम का जो बजट है वो 422 करोड़ है। एंड 2025-26 के लिए 130 करोड़ आपको यहाँ पे इसका बजट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करना, फूड सेफ्टी हो गया, सर्टिफिकेशन, ठीक है, ऐसा ना हो कि मसाले हमारे सर्टिफाइड ना हो। उससे दिक्कत पता क्या आती है? जब हम दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं ना उन मसालों को, तो उनको मना कर देते हैं सामने वाले कि भाई इसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा है, ये लोगों के लिए सेहतमंद नहीं है, सेहत को इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिवली। बाकी इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जीआई टैग स्पाइसेस को सपोर्ट करता है ये जो पर्टिकुलर मिशन है। उसके अलावा आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, बाकी अलग जो आपके फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पे ये मदद करता है। इसमें खास ध्यान रखा गया है स्पाइस स्कीम के अंतर्गत आपकी इलायची का। इलायची को हम लोग जानते हैं कार्डमम के नाम से, ठीक है। तो कार्डमम के ऊपर ज्यादातर फोकस इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाना, ठीक है ना। इस तरह से आपके वैल्यूडेशन यूनिट्स हो गया, स्पाइस पॉलिशर्स हो गया, अलग अलग जो भी पोस्ट हार्वेस्टिंग मशीन है, वो सारा काम यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। बाकी इसके अलावा जो भी स्टार्टअप्स एमएसएमई स्पाइस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं। इंक्यूबेशन मतलब जहां पर वो थोड़ा एक तरह से कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना कुछ नया टेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केट में उतरने के पहले वो यहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर पाएंगे, राइट। एंड बाकी इस तरह से क्वालिटी अच्छी हो, वो सारा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। ये सारा काम कौन देख रहा है? ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे देख रहा है। देखो जैसे हमारे पास होते हैं ना अलग अलग बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, उस तरह से हमारे पास स्पाइस बोर्ड भी है। ये आपका हेडक्वार्टर्ड है कोचिन केरला के अंदर।
एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1946 एंड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो इसका पर्पस वही है कि इलायची की इंडस्ट्री को बड़ा बनाना, उसको डेवलप करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, जो 52 से ज़्यादा हमारे पास मसाले हैं, राइट, एंड उन सबको यहाँ पे काम देखना, अच्छे से रेगुलेशन करना, रिसर्च वगैरह देखना, ये सारे काम आपके स्पाइस स्कीम के देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक पर्टिकुलर आपको सर्टिफिकेट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज CRES, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। ये सर्टिफिकेट का पता होना चाहिए। दरअसल में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ही ये सर्टिफिकेट इशू करता है जो दिखाता है कि जो पर्टिकुलर एंटिटी स्पाइसेस को एक्सपोर्ट कर रही है वो भारत सरकार के साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड है या भारत सरकार की एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड है। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो अकॉर्डिंगली आप मसालों को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ये सर्टिफिकेट आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ही देता है। तो ये था स्पाइस स्कीम के बारे में। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। दोस्तों हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ना ये पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया है, श्रेष्ठ इंडेक्स। अब इसमें पता क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक हमारे पास ना CDSU है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये CDSU का काम ये रहता है कि भारत देश के अंदर जो अलग अलग हमारी मेडिसिन हैं उनके अंदर दुनिया भर का ट्रस्ट बने। वो तभी बन पाएगा अगर हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पाएंगे। तो एक्चुअल में ना देश भर के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिसिन की, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उन स्टैंडर्ड्स को यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करवाना CDSU की जिम्मेदारी होती है। अब ये तो क्या है सेंट्रल लेवल के ऊपर। उसी तरह से हमारे पास स्टेट लेवल के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आपके एजेंसीज इस तरह से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो जैसे सेंटर के ऊपर है वैसे स्टेट लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उन स्टेट वाली एजेंसीज को ध्यान में रखने के लिए कौन सी स्टेट अच्छा काम कर रही है इन चीज़ों को प्रॉपर ड्रग सेफ्टी एश्योरेंस के लिए, क्या प्रॉपर काम किया जा रहा है ताकि स्टैंडर्ड्स को सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जा पाए, वो सारी चीज़ें CDSU या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखेगी एंड उस हिसाब से स्टेट्स को रैंकिंग की जाएगी, ठीक है ना। हमें पता लगता रहेगा कि कौन सा स्टेट कितना काम अच्छा कर रही है, कहाँ कितना अच्छा वहाँ पे स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या उसने मेडिसिन सेफ्टी के लिए काम किया, क्वालिटी एफिकेसी के लिए काम किया या नहीं किया, क्या क्या गैप्स है आज के समय के ऊपर, वो सारा हमें यहाँ पे श्रेष्ठ बताता रहेगा। तो इससे फायदा यही होगा कि हमारी जो मेडिसिन हैं उनकी क्वालिटी सेफ्टी बढ़ती रहेगी। एक तरह से हमारा बेंचमार्क परफॉर्मेंस हमें पता लगता रहेगा, हमारी जो स्टेट्स हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वहाँ की उनका, तो गैप्स पता लगते रहेंगे, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हमारे अकॉर्डिंगली बन जाएंगे एंड ग्लोबल ट्रस्ट भी बढ़ेगा। एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, जैसे WHO ने ना ML3 स्टेटस बनाया हुआ है वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसी के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे इसको भी बनाया है ताकि हम मेडिसिन के रिगार्डिंग सिमिलर स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करें एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के माध्यम से हमारे मेडिसिन के अंदर क्वालिटी और बेहतर हो पाए। तो यहाँ पर स्टेट्स के लिए दो तरह की स्टेट्स हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, एक है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स। तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटीज है, सर्वेलेंस एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिवनेस। तो आपकी जो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको इसके ऊपर चेक किया जाएगा क्या वो सही ढंग से इनको देख रहे हैं। तो स्टेट्स हर महीने 25 तारीख को ये सारे डेटा CDSU को यहाँ पे सबमिट करेंगे एंड उस हिसाब से 1 तारीख को इसकी स्कोरिंग हमारे सामने यहाँ पे आती रहेगी और गैप्स हम यहाँ पे समझते रहेंगे। तो इससे फायदा यही होगा कि इनोवेशन को फायदा होगा, ड्रग सेफ्टी बेहतर हो पाएगी, कहीं पर भी कोई चीज़ बने पर उसकी सेफ्टी का प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, सेंटर स्टेट मिलकर यहाँ पे काम कर पाएंगे एंड भारत का एक्सपोर्ट और ज़्यादा बेहतर होगा। ये सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। तो बस यही था। बाकी CDSO के बारे में आप जानते ही होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करने वाली भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। इसके मुख्य काम यही है कि आपके मेडिसिन की सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी, आपके मेडिकल प्रोडक्ट्स को देखना ताकि सारा प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ढंग से हो। नए ड्रग्स को प्रूव करने की जिम्मेदारी, क्लिनिकल ट्रायल को ओवरसी करने की जिम्मेदारी भी CDSU की ही है एंड स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे यही सेट यहाँ पे करता है। बाकी स्टेट्स के साथ मिलकर काम करना, जैसे फॉर एग्जांपल CDSU लाइसेंस देता है आपके क्रिटिकल ड्रग्स के लिए, जैसे आपके ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया, वैक्सीन, IV फ्लूइड्स, इन सब के लिए एंड साथ ही साथ अगर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये एक्सपर्ट गाइडेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सही ढंग से पूरे देश में इंप्लीमेंट हो, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात रही यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है।
बाकी दोस्तों कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल पार्टी का दर्जा तब बन सकता है अगर वो स्टेट पार्टी है। द आंसर इज कम से कम 3 स्टेट्स नहीं, कम से कम 4 स्टेट्स के अंदर उसको स्टेट पार्टी होना पड़ेगा, तब जाके वो नेशनल पार्टी बन सकती है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस क्या एयर से ट्रांसमिट होती है? देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, वो पैरासाइटिक डिजीज है, जो कि आपके इन्फेक्टेड, जो हमने एक तरह की फ्लाइज देखी थी, सेत्से फ्लाइज जो थी, उनके थ्रू यहाँ पे स्प्रेड करती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एशियन एलिफेंट का जो आईयूसीएन स्टेटस है, बिल्कुल आपको एंडेंजर्ड ही देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।